Hello students, now we are going to start new topic Raman spectroscopy. Generally, Raman spectroscopy involves the study of vibration or rotational energy change in a molecule by means of scattering of light. ठीक है, मतलब ये कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन यानी कि आपके होते हैं, डाइपोल मोमेंट वहां चेंज होता था, आपको याद होगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया था आपको। एंड रोटेशनल जो एनर्जी लेवल में जो चेंजिंग होती है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, आपको डिटेल्स में स्टडी नहीं करना है। अगर बीएससी में होता तो शायद इसको स्टडी बहुत डिटेल्स में होती। तो यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन क्या है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बहुत ध्यान से आप इसको चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, सपोज दैट ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल जब ये रेडिएशन इस पर हम गिराएंगे, जो रेडिएशन की एनर्जी ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसमें वाइब्रेशन एनर्जी लेवल या रोटेशन एनर्जी लेवल, अगर माइक्रोवेव रेडिएशन लेके चलते हैं तो रोटेशन एनर्जी लेवल में क्या होती है, चेंज होती है। और एक चीज बता दें, इसमें जो हम रेडिएशन लेके चलते हैं वह जनरली आईआर रेडिएशन होते हैं, ठीक है, या माइक्रोवेव रेडिएशन होंगे। मतलब कि यहां आप समझिए कि यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वाले जो आपके रेडिएशन है जनरली वही लेके चलते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट यहां पर आपका ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्ट होगा, इस पर स्ट्राइक कराएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज ए इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। अब इस इंसिडेंट रेडिएशन की बात करें तो उसमें दो नेचर मिलता है, एक मिलेगा वेव नेचर मिलेगा और एक क्या मिलेगा, पार्टिकल नेचर मिलेगा। मतलब कि इस रेडिएशन में एक तो वेव फॉर्म में आपके रेडिएशन ट्रेवल करेंगे, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वे क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं। तो उसी पार्टिकल्स को हम यहां क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोटोन। ठीक है, तो फोटोन यहां पे क्या है, ये एनर्जी के पैकेट है उस रेडिएशन के। तो ये जो रेडिएशन इस पर गिर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम कह सकते हैं कि इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी न्यू आई से दिखा सकते हैं, या फिर इसकी एनर्जी के टर्म में दिखाएं तो इट इज अ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ई आई से दिखा दिया। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल से ये स्ट्राइक किया है ना, और तो मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इमिशन होगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और इसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये अगर क्या किया, इमिट करता है, यानी इमिट करने का मतलब यहाँ स्कैटर्ड करता है। स्कैटर का मतलब समझते हैं आप, मतलब कि बिखर गया, मतलब जैसे टकराया, टकराने के बाद वो क्या हुआ, बिखर गया। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे आया, स्ट्राइक किया, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट हुआ, तो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हुआ, ये स्कैटर्ड हो गया। तो ये आपका हो जाएगा, इसे हम कह सकते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। इट इज ए स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है, तो हमने इसको दिखाया किससे, न्यू एस से, इसको न्यू एस या फिर एनर्जी के फॉर्म में दिखा सकते हैं ई एस से। तो इट इज एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। अगर इन दोनों की, यानी कि आप समझिए कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू आई, ठीक है, और स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू एस, ये देखिए न्यू एस, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हुआ, ठीक है, कोलिजन किया, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये बाहर निकल गया, मतलब इस मॉलिक्यूल ने जितनी एनर्जी मतलब लिया उतना एनर्जी वो दे दिया। ठीक है, मतलब समझिएगा, अगर मान लो इसमें जो एनर्जी है 50 जूल, मान लो एनर्जी कितनी है 50 जूल इंसिडेंट रेडिएशन में, और इसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद इस मॉलिक्यूल से ये उतने ही 50 जूल के साथ क्या किया, ये बाहर निकल गया, मतलब जितना लिया उतना दिया। ठीक है, तो इस टाइप का जो रेडिएशन यहाँ, सॉरी, इस टाइप का जो स्कैटरिंग आप देखते हो, इसे कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक स्कैटरिंग।
स्कैटरिंग, ठीक है, इट इज अ इलास्टिक स्कैटरिंग, ये हो जाएगा इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है। और इलास्टिक स्कैटरिंग को ही रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग, ठीक है, इसी इलास्टिक स्कैटरिंग को क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग, ठीक है। तो जनरली रेले स्कैटरिंग सभी मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है, आपका ये कॉमन इफेक्ट है, कॉमन आपके मॉलिक्यूल्स में होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर रेडिएशन को स्कैटर्ड ना करे, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये आपका जिस फ्रीक्वेंसी से ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है आप समझिए। यहां पर देखिए होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, इसमें कोई भी आपका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन इस पर गिरा, ठीक है, एक आपके फ्रीक्वेंसी से, इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी है और उसकी एनर्जी है, तो इस मॉलिक्यूल ने इस इंसिडेंट रेडिएशन के एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए इस तरह से यहां पर ये एनर्जी क्या हो गई, ये कम हो गई। मतलब कि अगर यहां पर स्कैटर्ड रेडिएशन आपका क्या है, यहां पर न्यू एस, ठीक है, और इंसिडेंट रेडिएशन क्या है आपका न्यू आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू एस। मतलब क्या आप समझिए कि स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन से क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल ने क्या किया, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जैसे मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होगा, यानी वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे समझिए जैसे मान लो 50 जूल की एनर्जी क्या किया, रेडिएशन, हमने 50 जूल का रेडिएशन जो है इस मॉलिक्यूल्स को दिया, लेकिन निकाला कितना, स्कैटर्ड कितना हुआ, ये स्कैटर्ड हुआ आपका 30 जूल। सपोज दैट ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं 30 जूल, यानी कि 20 जूल गया कहां, 20 जूल इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो इस टाइप के जो आपकी स्कैटरिंग देखने को मिलती है इसे कहते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, और इसे ही कहते हैं रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, जिसे रमन ने देखा था यहां पर, ठीक है, इसी रमन ने इसी को यहां पर ऑब्जर्व किया था, इस टाइप के स्कैटरिंग को, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस यहां क्या है, अब ये मॉलिक्यूल्स के पास पहले से ही कुछ एनर्जी है, यानी कि पहले से ही अपने वाइब्रेशन एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की एनर्जी इसके पास है, यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल पे ना होकर ये थोड़े ऊपर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे इंसिडेंट रेडिएशन इससे कोलाइड होगा, इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद जो रेडिएशन यहां स्कैटर्ड हो रही है, ये देखिए ऐसे, ये जो स्कैटर्ड हो रही है रेडिएशन, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी क्या है, ज्यादा हो गई, ठीक है। अगर मान लो ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन है और ये स्कैटर्ड रेडिएशन है, तो इस केस में इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन स्कैटर्ड रेडिएशन। मतलब कि अगर यहां 50 जूल का रेडिएशन अगर हमने मॉलिक्यूल्स को दिया, तो इसके एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो इमिट हुआ, जो बाहर निकला, जो स्कैटर्ड हुआ, उसकी एनर्जी यहां पे कितनी हो गई, 70 जूल। सपोज दैट यहां 70 जूल, ये 70 जूल जो आपके रेडिएशन की एनर्जी यहां पर है स्कैटर्ड रेडिएशन की, वो कैसे हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पहले से ही आपके क्या है, एनर्जी लेवल में है, मतलब कि हाई एनर्जी लेवल में है। तो इस वजह से उसने क्या किया कि इंसिडेंट रेडिएशन को अपनी एनर्जी दे दिया, ऐड कर दिया, जिससे कि स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे स्कैटरिंग को भी हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या कहते हैं इसको, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा रमन स्कैटरिंग।
तो यही रमन स्कैटरिंग की ही स्टडी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग देखते हैं, उसमें करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, अगर दोनों इक्वल है तो ऐसा जो स्कैटरिंग होगा उसे कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। क्या कहेंगे उसको? इलास्टिक स्कैटरिंग। ये हो जाएगा इलास्टिक स्कैटरिंग, और इसे कहते हैं रेले स्कैटरिंग। ये हो जाएगा रेले स्कैटरिंग। क्लियर है? अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, then it is called inelastic scattering। और यही क्या होता है? रमन स्कैटरिंग। यही क्या है? रमन स्कैटरिंग। तो ये जो हमने 50 जूल, 70 जूल, 50 जूल, ये तो एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, तो इस तरह से आपको यह बता देना है। तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहां पर रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता, लगभग आपके समझो कि हजारों लाखों में कोई ऐसा स्कैटरिंग यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि उस समय, उस जमाने में, ठीक है, जब जहां पर कोई मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कोई कम्युनिकेशन के फैसिलिटी नहीं थी, उस जमाने में हमारे इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन ने इस तरह की डिस्कवरी किया। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट डिस्कवरी रही होगी और कितना मेहनत किया होगा उन्होंने। ठीक है, और आज की डेट में ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आज की डेट में मॉलिक्यूल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मील का पत्थर है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ रमन स्कैटरिंग को हम लोग देखेंगे, और यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूं आपको। देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ऑफ यूज्ड टू ऑब्जर्व वाइब्रेशनल, rotational and other low frequency mode in a system। ठीक है, it is commonly used in chemistry to provide a structural fingerprint by which molecules can be identified। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे कि जो इनएलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, जो रमन स्कैटरिंग है, इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको बताएंगे स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन, वो क्या होते हैं आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे जो अभी हम लोग ने समझा ये आपके इस रमन स्कैटरिंग के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आपके बैठ सके, अच्छे से आप उसको समझ सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बेस्ड ऑन इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी स्कैटर्ड लाइट की, ठीक है, वो इंसिडेंट लाइट से क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, फिर क्या यहां पर यूजुअली फ्रॉम अ लेजर सोर्स इन द विजिबल, ठीक है, या नियर इंफ्रारेड एंड नियर यूवी रेंज, यानी जो लाइट हम यूज करेंगे वह नियर इंफ्रारेड होगा, ठीक है, आपका विजिबल होंगे या नियर यूवी रेंज की लाइट होंगे। नेक्स्ट यहां देखिए, व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय मैटर मींस मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, almost all the scattering is an elastic process, which means scattered frequency is equal to the incident frequency and there is no change in energy। This is called Rayleigh scattering। ठीक है, यानी कि रेले स्कैटरिंग के बारे में देखो मैंने यहां लिखा भी है, ये रेले स्कैटरिंग के बारे में अलग से मैंने लिख दिया है। तो रेले स्कैटरिंग में होता क्या है? देखिए, it is a elastic process which means scattered frequency is equal to the incident frequency। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से आपके लाइट आएगी और मैटर के साथ इंटरेक्ट होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से लाइट क्या होगी? स्कैटर्ड होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? रेले स्कैटरिंग हो जाएगा। तो यहां देखिए, however a very small percentage of scattering is an elastic।
ठीक है, प्रोसेस कॉमा है, दस अ स्कैटर्ड लाइट हैज अ डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट लाइट, दिस इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग, दैट इज रमन इफेक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में जो लाइट होगी, जो स्कैटर्ड लाइट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो वही जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लाइट होते हैं, यानी कि जो इमिटेड लाइट होती है, वही क्या है, रमन स्कैटरिंग है। फिर से एक बार समझिए, यहां पे देखिए ये मॉलिक्यूल है, इट इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल, और ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक। अच्छा, यहां पे जो हमने फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, आप चाहें तो एनर्जी भी ले सकते हैं, इसे मैंने लिखा ES, तो इसे क्या कहेंगे आप, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड एनर्जी, ठीक है। और यहां पर I का मतलब क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका इंसिडेंट रेडिएशन है ये, ठीक है, आपका इसकी फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगी न्यू I, तो जो यहां से पास होगी, अगर यहां से स्कैटर्ड हुई, ठीक है, ये स्कैटर्ड हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू S। तो अगर यहां पर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो लाइट स्कैटर्ड हुई है, तब तो ये हमारा क्या होगा, इलास्टिक हो गया, इलास्टिक स्कैटरिंग। अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, तब ये क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में जो आपका स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसके लाइट की, वो या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, ठीक है। और ये होता क्या है, इस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ठीक है, एनर्जी लेवल की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड होती है। देखिए रेले स्कैटरिंग हम लोग बहुत देखते हैं, रेले स्कैटरिंग जैसे कि आसमान नीला है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपकी उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी एनर्जी में क्या होती है, स्कैटर्ड हो जा रही है। ऐसे ही मॉर्निंग में आप देखते हो, जब आपका सूरज निकलता है, तो पूरा आसमान जो है वो लाल, ऑरेंज, और आपका कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, या रेड हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, येलो कलर का दिखता है ना, ठीक है। सुबह सुबह आप देखते हो, तो जो सुबह सुबह आपका पूरा आसमान लाल दिखता है, ठीक है, या फिर आपका थोड़ा पीला दिखता है, वो किसकी वजह से है, ये आपका रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। वहां पे सन की जो लाइट है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट है, वो स्कैटर्ड होती है, ठीक, उसकी जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट आई, तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे स्ट्राइक करेगा, उनसे टकराएंगे, टकराने के बाद जो स्कैटर्ड हो जाएंगे, उसी फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड हो जाएंगे, जिससे कि आपको वो पूरा लाल और पीला आपको दिखता है, ठीक है। ये सब रेले स्कैटरिंग से ही होता है। तो यहाँ पे जो रमन स्कैटरिंग है, वो हम इनइलास्टिक स्कैटरिंग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके किस टाइप से होते हैं, यानी रिले स्कैटरिंग में स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन कैसे मिलते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रा या क्लासिफिकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रा, यानी कि जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होते हैं वो कितने टाइप के यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टोक रमन स्कैटरिंग या स्टोक लाइन कहते हैं, और दूसरा होता है एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग या एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं, पहले ये तो मैं लिखा हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए सपोज दैट हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है एक एनर्जी लेवल, यहाँ पे एक ग्राउंड एनर्जी लेवल हमने ये बना दिया, ठीक है, ये है आपका ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल लिख दे रहा हूं, ग्राउंड एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए मॉलिक्यूल्स में अपना वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल
और रोटेशनल एनर्जी लेवल भी होता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड एनर्जी लेवल से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट करते हैं और रोटेशन शो करते हैं, ये क्या होता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल से इनका एनर्जी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। देखिए यहां पर हम शो कर रहे हैं इसको, ये इसका कौन सा एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ये देखिए ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है। इट इज अ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। ये क्या हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक्साइटेड एनर्जी लेवल हो सकते हैं, यानी कि वो वर्चुअल एनर्जी लेवल में हो सकते हैं। यहां पर देखिए, जहां पर आपके मॉलिक्यूल्स उसके क्या होंगे, एक्साइट होंगे, ठीक है। यानी ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल, या यहां पर कोई भी हो सकता है वर्चुअल एनर्जी लेवल, ठीक है, यानी कि जहां पर मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज दैट यहां पर ये ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। मॉलिक्यूल कहां है, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है यहां पर। अब इस मॉलिक्यूल ने जो आपके रेडिएशन की एनर्जी, जिसे फोटोन कहते हैं, चलिए एक बात और बता दें आपको। देखिए जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें दो नेचर मिलता है, ठीक है। एक मिलेगा वेव नेचर और एक मिलेगा फोटोन यानी कि पार्टिकल नेचर। तो जो रेडिएशन में पार्टिकल होते हैं वह क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोटोन, ठीक है। तो वही फोटोन ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे या इमिट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स के साथ और रेडिएशन के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, वहां पे फोटोन का ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। जिससे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती, बढ़ती है। अगर वही मॉलिक्यूल अगर अपनी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में अगर रेडिएशन में ट्रांसफर कर दिया, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यानी कि जो भी रेडिएशन की एनर्जी हम लेके चलेंगे, वो फोटोन के फॉर्म में ही यहां पर क्या होती है, एक्सचेंज होती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहां मॉलिक्यूल है, अब यहां पे सपोज दैट ये इंसिडेंट रेडिएशन है, क्या ये इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसकी जो एनर्जी यहां पर ये फोटोन है। तो अब इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस फोटोन की रेडिएशन की या लाइट की फोटोन को क्या किया, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। जिससे मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया, ये अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है। लेकिन जब यही आपके रेडिएशन यानी इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जब इसको एमिट करेगा यानी कि स्कैटर्ड करेगा यानी कि निकालेगा बाहर, तब इस केस में यही मॉलिक्यूल दोबारा अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आ जाता है। मतलब कि जितनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया जिस फ्रीक्वेंसी से, उतनी ही एनर्जी क्या किया, स्कैटर किया, मतलब कि बाहर निकाल लिया। मतलब जितना लिया उतना दिया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब फिर से ग्राउंड लेवल पे आ गया। तो इस तरीके से इसे हम कहेंगे रेले स्कैटरिंग। क्या कहेंगे इसको, रेले स्कैटरिंग। मतलब कि यहां पर क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट यहां पे स्कैटर हुई है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल ने लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसी फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल ने क्या किया, एनर्जी एमिट किया। यानी कि एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड एनर्जी लेवल से कहां गया, आपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल में। और जब इसने लाइट एमिट किया, ठीक है, रेडिएशन यहां पर आपका एमिट किया उसी फ्रीक्वेंसी से, तो फिर दोबारा कहां आ गया, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे। तो मतलब जितना लिया उतना दिया। तो इस टाइप से यहां पर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि उस लाइट जो इंसिडेंट इस पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे रेले स्कैटरिंग। क्या कहेंगे इसको, रेले स्कैटरिंग। इट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग, ठीक। ये तो क्लियर है, रेले स्कैटरिंग। अब यहां देखिए रमन में क्या होता है और ये कैसे इलास्टिक होते हैं, ये कैसे आपके स्कैटरिंग होते हैं, ये इलास्टिक स्कैटरिंग होते हैं। कैसे होते हैं ये, इलास्टिक स्कैटरिंग।
इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग की स्टडी रमन में नहीं करते, आपको मैंने पहले बताया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट केस लेके चलेंगे। अब देखिए मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है। कहां पे है? ग्राउंड एनर्जी लेवल पे यहां पर है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल ने, ठीक है, आपके लाइट या रेडिएशन की फोटोन एनर्जी को क्या किया? इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया। ये एक्साइटेड एनर्जी लेवल में गया। ठीक है, लेकिन जब दोबारा ये अपने लाइट की एनर्जी को या रेडिएशन की एनर्जी को जब ये एमिट करेगा, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से इसने एब्जॉर्ब किया था उतनी फ्रीक्वेंसी से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है, ये बाहर नहीं निकाल रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। और जब ये मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है या रोटेशनल जो एनर्जी लेवल है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर नहीं आएगा, ये मॉलिक्यूल अपने किसी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे जाकर वहां पर क्या होगा? टिक जाएगा, वहीं पर जाकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने, ठीक है, आपके रेडिएशन की फोटोन एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है वो क्या हुआ? बढ़ गया। तो इस मॉलिक्यूल ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया? यही जो डिफरेंस आएगा इस एनर्जी लेवल का। ठीक है, यानी कि इस मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी क्या किया? उसने एब्जॉर्ब किया, यानी कि डेल्टा ई जो है इतनी एनर्जी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये लेस देन होगी, कम होगी किससे? इंसिडेंट रेडिएशन से। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट या रेडिएशन इज लेस देन, कम हो जाती है किससे? आपके इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्टोक्स, इसे कहेंगे स्टोक्स स्कैटरिंग, यानी रमन स्कैटरिंग। स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। ठीक है, और यही क्या है? इन इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, और जो लाइन हमको मिलेगी उसे कहेंगे स्टोक्स लाइन। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया। अब देखिए अगला कंडीशन। अब मॉलिक्यूल पहले से ही उसके पास कुछ एनर्जी है। ठीक है, वो पहले से ही आपके वाइब्रेशन एनर्जी में है, वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो रोटेशन कर रहे हैं, उनके पास पहले से कुछ सफिशिएंट एनर्जी है। यानी कि मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी भी मतलब उसके पास कुछ जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, यानी पहले से वो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला है। ठीक है, तो वो कहां होगा? यहां पर ये कुछ ऊपर होगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल से क्या होगा? ऊपर होगा। यहां पर ये देखिए, सपोज दैट ये मॉलिक्यूल यहां पर है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां पर है क्योंकि पहले से ही उसके पास कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पर नहीं है। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी फोटोन एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे गया, यहां पे एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे गए। ठीक है, लेकिन जब ये रिटर्न होंगे यानी कि आपके कम बैक, ठीक है, तो ये ग्राउंड एनर्जी लेवल पे होंगे। ये कहां जाते हैं? ग्राउंड एनर्जी लेवल पर, यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये आए, यहां पे आ गए, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पे जो जो मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी इमिट किया, मतलब कि जो आपके रेडिएशन को इमिट किया, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो इंसिडेंट रेडिएशन है उससे ज्यादा रेडिएशन को क्या किया? उसने इमिट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या किया? इमिट किया। तो कितना इमिट किया? यही डिफरेंस आप यहां से बता सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी कि जो इमिट हुआ है, जो स्कैटर्ड हुआ है, इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी से उसने स्कैटर्ड नहीं किया है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो निकालने वाला जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब मॉलिक्यूल ने अपनी तरफ से
कुछ फोटोन की एनर्जी या कुछ एनर्जी जो है रेडिएशन में क्या किया, ऐड कर दिया, जिससे स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग, एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग। ठीक है, और ये दोनों ही कैसे होते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इसी तरीके से ही हमको यहां पर स्कैटरिंग देखने को मिलता है। चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और इसको अच्छे से और क्लियर करते हैं। जैसे कि आप टेनिस खेलते हो, ठीक है, सपोज दैट ये टेनिस का रैकेट है, ये मेरे बच्चे का है, ठीक है, थोड़ा टूट गया है खेलते खेलते, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सपोज दैट ये टेनिस है, टेनिस का रैकेट है सपोज दैट, और ये है आपका टेनिस बॉल, ये क्या है, टेनिस बॉल। बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये जो टेनिस का रैकेट है, इसको आप समझिए मॉलिक्यूल है। क्या ये मॉलिक्यूल है? ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, यानी इसमें किसी टाइप का वाइब्रेशन या रोटेशनल एनर्जी लेवल नहीं है, ये अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, ये जस का तस है। ठीक है, और ये है आपका जो टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल सपोज दैट ये आपके रेडिएशन की एनर्जी है, फोटोन है, ठीक है, सपोज दैट फोटोन है। तो ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, किसी भी टाइप का यहाँ पर वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी लेवल नहीं है। ठीक है, जैसे आप आईआर स्पेक्ट्रम देखते हो ना, क्योंकि आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो अब देखो, जिस फ्रीक्वेंसी से ये फोटोन यानी कि रेडिएशन आपके यहाँ आ रहा है, जैसे इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये आपका क्या है, उसी फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया, मतलब बिखर गया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे चला गया। मॉलिक्यूल जस का तस है। ठीक है, यानी कि इस मॉलिक्यूल ने इस फोटोन को न तो एब्जॉर्ब किया, न तो क्या किया, आपके इमिट किया। ठीक है, इस रेडिएशन की जो भी एनर्जी है, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे आया वैसे गया, तो इट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। क्या है ये, रेले स्कैटरिंग। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा केस, अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारा जो रैकेट है ये मॉलिक्यूल है। अब ये जो है फोटोन की एनर्जी है, मतलब फोटोन है, ये लाइट की रेडिएशन की एनर्जी है ये। तो अब ये आया, ठीक है, ये रेडिएशन आया, देखो ये आया, आ रहा, ठीक है, जैसे इससे टकराया, टकराने के बाद इसमें वाइब्रेशन देखो स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, टकराने के बाद ये चला गया, तो इसके जैसे ये टकराया तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वाइब्रेशन क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने, यानी कि इस रैकेट ने इस टेनिस बॉल से एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल देखो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। तो यही वह है कि ग्राउंड एनर्जी लेवल से आपका रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल तक गया। ठीक है, लेकिन ये आपके ग्राउंड एनर्जी लेवल तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन एनर्जी यहां पर स्टार्ट हो गई, तो यानी इसके अंदर ज्यादा एनर्जी हो गई। तो जो स्कैटर्ड हमारा जो रेडिएशन है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इंसिडेंट रेडिएशन से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यही देखिए स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इससे टकरा के जो गया है वो कम है, और आने वाला जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा केस, आपका दूसरा केस। और दूसरे केस में क्या मिलता है, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग कहते हैं इसको, और इसमें जो लाइन मिलेगा, जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसे कहते हैं स्टोक लाइन। ठीक है, अब आइए तीसरे केस में। अब ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो रैकेट है ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें पहले से ही कुछ आपके क्या है, आपके वाइब्रेशन या रोटेशनल एनर्जी लेवल है। हम यहाँ वाइब्रेशन लेके चले हैं, तो हम यही बताएंगे कि ये वाइब्रेशन में है। ठीक है, इसके अंदर कुछ वाइब्रेशन एनर्जी ये है। ठीक है, ये अपना वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल से कुछ ज्यादा है। ये देखो ये ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब ये लाइट की जो है ये एनर्जी है, फोटोन है, ये आया, ये ऐसे कर रहा है, ये मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, देखो ये आया, तो जैसे ही आएगा तो एक फिक्स पीरियड में जैसे ही फोटोन आया, इसने क्या किया, धक्का मार दिया। ठीक है, इस फोटोन की एनर्जी को इसने क्या किया, पुश कर दिया। तो पुश करने से तो जितनी फ्रीक्वेंसी से ये रेडिएशन आ रहा है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से पुश करने के बाद क्या हुआ, स्कैटर्ड हो गया। मतलब कि जो हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन है, इस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या है, स्कैटर्ड
रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इसने मॉलिक्यूल के पास पहले से ही आपका एनर्जी है, तो इसने क्या किया, इस फोटोन में या इस रेडिएशन में अपनी तरफ से एनर्जी क्या किया, ऐड कर दिया, इसके अंदर जोड़ दिया, यानी धक्का मारा। धक्का मारने का मतलब कि अपनी एनर्जी इस आपके रेडिएशन में क्या किया, इसके फोटोन में क्या किया, ऐड किया, जिससे कि स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, वही चीज यहां पर है। देखिए ये मॉलिक्यूल पहले से ही वाइब्रेशन में है, ये ऐसे, तो जैसे आपका रेडिएशन हम ये मतलब किस पर देंगे, जैसे ये कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो इसने तुरंत क्या किया, मतलब कि ये धक्का मार देगा, इस तरह समझिए। ठीक है, पुश कर दिया इसने, तो जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कितना आपका कितना बढ़ेगा, आपका ये न्यू आई है, तो इसका मतलब, तो इसे हम कहेंगे एंटी स्टोक्स लाइन या एंटी स्टोक रमन स्कैटरिंग कहेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन मिलेगा उसे कहेंगे एंटी स्टोक लाइन। तो इस तरीके से ये आपके केसेस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो कहते हो आया गया स्कैटरिंग, जो मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आया और गया, तो वो हो गया रेले। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर स्कैटरिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है, रेडिएशन की स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, और किससे, इंसिडेंट से, तो हो जाएगा स्टॉक। और यदि अगर यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो हो जाएगा हमारा एंटी स्टॉक। तो ये कंडीशन होता है, यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वही चीज जो यहाँ पे आपने देखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ ये 2 टाइप्स के हैं। तो पहला है स्टॉक रमन स्कैटरिंग, ठीक है, या स्टोक्स लाइन। ठीक है, जो हमने समझाया वही यहाँ पर है। देखो यहाँ पर, it is a process in which a molecule is excited from the ground level and falls to a vibration level। यानी कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ और गिरा कहां पे, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी क्या क्या एब्जॉर्ब किया। इट इन्वॉल्व्स एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द मॉलिक्यूल, thus Stokes Raman scattering light has less energy। ठीक है, चलिए लॉन्गर वेवलेंथ, एनर्जी कम हुआ तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, देन इंसिडेंट लाइट एंड इट्स लाइन इज कॉल्ड स्टोक्स लाइन। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इसको अगर एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी के टर्म में, जैसे कि ES इज लेस देन EI, मतलब एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ऐसे देखिए एंटी स्टॉक लाइन के बारे में यहां पर है, एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग या एंटी स्टॉक लाइन। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है, व्हेन द एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, it emits radiation which are of higher frequency that the incident light and its line is called anti-Stokes line। यानी कि ये क्या हुआ, अपने वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, एक्साइट हुआ और अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल तक गया, फिर वहां से जब वो रिटर्न हुआ तो वो अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आया, यानी कि जो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर वहां पर रेडिएशन क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी स्कैटर्ड रेडिएशन की वो ज्यादा हो जाएगी इंसिडेंट रेडिएशन से। ठीक है, यही आपका एंटी स्टॉक्स हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग स्टॉक और एंटी स्टॉक लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होता। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक। ठीक है, देखिए यहाँ पर, द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, पहला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, और दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल, और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव ग्रुप। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है वह है पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स अगर लीनियर है, ठीक है, सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलता है, ठीक है, यानी उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसमें पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, ठीक है, इसमें, तो वो रमन एक्टिव होगा।
और जैसे कि इंफ्रारेड में क्या था, वो इनएक्टिव था, जैसे H2 है, N2 है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसमें पोलराइजेशन होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स में, और जिसमें पोलराइजेशन होगा वही रमन एक्टिव होगा, ठीक है। और जबकि इंफ्रारेड इनएक्टिव होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सब्सटेंस टू बी रमन एक्टिव, ठीक है। तो क्या कंडीशन यहां पर है, देखिए आंसर, फॉर द सब्सटेंस टू बी रमन एक्टिव अ मॉलिक्यूलर रोटेशन और वाइब्रेशन, यानी जो रोटेशन हो ऐसे या उसमें वाइब्रेशन हो, ठीक है। रोटेशन और वाइब्रेशन मस्ट कॉज सम चेंज इन अ कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अगर ये आपको वहां पे मिलता है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अगर है तभी वो रमन एक्टिव होगा, और नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहां नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, इफ अ मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो मैंने अभी आपको बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री लाइक H2, N2, CO2, C2H2, ठीक है, एक्सेट्रा, द रमन एक्टिव वाइब्रेशन आर इंफ्रारेड इनएक्टिव एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जो रमन एक्टिव है वो इंफ्रारेड इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और जो इंफ्रारेड इनएक्टिव हो रमन एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि पोलराइजेबिलिटी, ये जो हमने वर्ड यहाँ बताया है, ये पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ये मतलब कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसी का ही हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिससे कि वहां पे स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन मिलता है। तो ये बहुत डिटेल्स में इसकी स्टडी है, ठीक है। अगर बीएससी वगैरह में होता, अगर होते तो मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ाता और बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे होता है ये, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ही इतना ही केवल आपको समझना है, इसी चीज को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपके एप्लीकेशन, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। स्टडी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी कहाँ कहाँ स्टडी कर सकते हैं, और भी ज्यादा है तो कुछ हमने लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ CO2, N2O एंड H2O में, स्ट्रक्चर ऑफ मर्क्यूरस सॉल्ट एंड क्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ मर्करी, ठीक है, स्टडी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड HCN एंड H2SO4, ठीक है, एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और ऑर्गेनिक में कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लिंकेज, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लिंकेज इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टडी ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स की स्टडी बहुत ज्यादा करते हैं इसका, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इन डाइस, डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं। इसके अलावा इन बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस और इन क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस, यहां पर भी इसका मतलब इसका क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशंस है, यूज है। तो इस तरीके से हो गया एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा में क्या डिफरेंस है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करिए। देखिए यहाँ पर है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा और ये है रमन स्पेक्ट्रा। तो क्या है पहला डिफरेंस, देखिए, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है वहां पे रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उससे यहाँ पे स्पेक्ट्रा बनता है। यहाँ पे देखिए इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, जिससे स्कैटरिंग होता है, जिससे कि हमें रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ देखिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज, यहाँ पर मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन बैंड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन डाइपोल मोमेंट
ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए आईआर स्पेक्ट्रम आप देखिए तो यहाँ मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन में क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रेच होते हैं, खींचते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि उनका डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है, ठीक है। ये जो जिसकी वजह से इनका जो आईआर की स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा उस पर। नेक्स्ट यहाँ देखिए the intensity of Raman line depends upon the magnitude of the change of polarizability of the molecule। यानी कि यहाँ पर जब पोलराइजेबिलिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा तो उसके रमन लाइन की जो इंटेंसिटी है वो उस पर डिपेंड करेगा। जो उस पर चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या करता है वो उसकी इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करती है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मॉलिक्यूल्स है तो हमेशा पोलराइजेशन जो होता है एक बॉन्ड एक्सिस पर होता है। अगर यहाँ पर अगर मान लो ये मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक पोल पर पॉजिटिव है एक पोल पर नेगेटिव है और इस मॉलिक्यूल को रख दिया तो यहाँ जो पोलराइजेशन होगा इस मॉलिक्यूल में हमेशा बॉन्ड एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एक्सिस पर यहाँ हमेशा पोलराइजेशन होगा, इसको याद रखिएगा। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर हमारा मैग्नीट्यूड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन वही है, लेकिन ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने से क्या होता है इसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा चेंज होगा। उसी वजह से यहाँ रमन लाइन की इंटेंसिटी भी क्या होगी चेंज होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है वाटर कैन नॉट बी यूज एज इट इज ओपेक टू आईआर, ठीक है, इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक अपारदर्शी की तरह होता है आईआर स्पेक्ट्रा में, ठीक है। वाटर कैन बी यूज एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है डाइल्यूट सोल्यूशन आर जनरली यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन आर यूज्ड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, इसे डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन रेडिएशन को बहुत तेज एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कंसंट्रेट सोल्यूशन यूज करते हैं जिससे कि रमन लाइन की इंटेंसिटी जो होती है वहां इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा हुआ और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो यूनिट है वो ही पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप उसको पढ़िएगा समझिएगा, कोई भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बस ये है कि अच्छे से आप पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।